हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएसके डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल की। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एज वेल एज न्यूट्रॉन कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन मॉडल, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो एटम है उसको हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मानते हैं, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे नाम में दिया है वाटरमेलन मॉडल, यानी कि जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर ब्लैक सीड्स किस तरह से एम्बेडेड होते हैं, राइट। मतलब जैसे हम कह सकते हैं धसे हुए होना, उसके अंदर जो बीज होते हैं सीड्स वो ऐसे धसे रहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे थॉमसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने एटम को अज्यूम किया टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि ये जो स्फीयर है एटम, मतलब एटम को उन्होंने एक ऐसा पॉजिटिव स्फीयर माना जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये जो मॉडल है इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। मतलब ये जो मॉडल है ये नहीं चला। बाकी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां निकाली और ये मॉडल खारिज कर दिया गया। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। मतलब ये जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इसका मतलब थॉमसन मॉडल में ये कमी थी। और अगर हम देखें तो आज के टाइम पे हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे सेंटर में पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि जो हमारा ये मॉडल है ये सही नहीं है, ये गलत है, राइट। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो शेल्स में होते हैं जो कि हमने पढ़ा है। उसके अंदर भी ऑर्बिटल्स में भी अलग अलग हमारे आगे अंदर शेल्स में ऑर्बिटल्स आते हैं। एंड उसमें भी हमारे नोड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है कहाँ पे नहीं मिल सकता। उनको हम इसी चैप्टर में आगे और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम जो रदरफोर्ड थे उनका एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, हम पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम इनके मॉडल पे आएंगे। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने एक ZNS स्क्रीन ली। हमने देखा था कि जो ZNS है वो किस काम आता है, फॉर फ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब इस पे कोई भी लाइट रेज आएंगी या ऐसे कुछ भी आएगा, अगर कोई भी रे होंगी या कोई भी पार्टिकल आके इस पे टकराएगा तो इस ये जो स्क्रीन है ये ग्लो करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो आके इस पे लगा है। तो इनने क्या किया कि इन्होंने एक ZNS की स्क्रीन ली, एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड है वो मेलिएबल है, यानी कि उसकी एक बहुत ही पतली, हम ये बात तो हमें भी पता है कि जो गोल्ड है वो मोस्ट मेलिएबल है, मतलब उसकी हम कितनी भी पतली लेयर बना सकते हैं। तो इसलिए हमने गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड की एक फॉइल ली। देन हमने यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। मतलब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होने लगे। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है ना, कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स है जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, वो गोल्ड फॉइल को एकदम ऐसे चीरते हुए ऐसे स्क्रीन पे जाकर लग रहे हैं, ठीक है। ये हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हमने क्या क्या देखा। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 99% वेंट अनडिफ्लेक्टेड। मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है।
फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हुए। अब ये डिफ्लेक्टेड हम देखो यहाँ देखते हैं क्या हुआ। ये मान लो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस है, वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। देन हमारे ये इंसिडेंट बीम्स हैं जो अल्फा पार्टिकल्स, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He+, ये हमें पता है, मतलब हीलियम 2+, 2He2+, ठीक है। तो इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल की कुछ रेज जो हैं वो ऐसे जा रही थी, कुछ मोस्टली जो 99% है वो तो अनडिफ्लेक्टेड गई, मतलब सीधी ऐसे चली गई, ठीक है, सीधी जाकर स्क्रीन पर लग गई। और जो स्क्रीन है वो ग्लो किया, जिससे हमें पता चला हाँ भाई कुछ तो आया, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। कहाँ कहाँ स्कैटर हुए हैं वो हमें इस फ्लोरेसेंस जहां जहां ग्लो हुआ उससे हमें पता चल गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वर 99% वेंट अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई किसी डायरेक्शन में, वो एज इट इज सीधी की सीधी चली गई। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ थी जो कि ऐसे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल लाइक 20,000 में ऑलमोस्ट वन सफर्ड अ डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, मतलब वो जाके वापस आ गई, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास 20,000 अल्फा पार्टिकल रेस हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही ऐसी थी जो कि गई और ऐसे के ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री पे टर्न होके वापस आ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है, तो कंक्लूजन क्या निकला देखो। फर्स्ट मोस्ट जो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी उससे क्या कंक्लूजन निकला। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, 99% जो थे वो सीधे के सीधे चले गए। इसका मतलब हमारा जो स्पेस है इनसाइड एन एटम वो एम्प्टी है, राइट। मतलब हमारा अगर हम बात करें ये एटम, तो इसके यहाँ से गए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था अगर, तो वो सीधी की सीधी चली गई। मान लो यहाँ पे कुछ होता, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस होता, तो शायद वो डिफ्लेक्ट कर जाती, अगर वो ऐसे जाती, या तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता या 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाती। लेकिन अगर मोस्टली जो है वो वापस, मतलब वापस नहीं, मोस्टली सीधी चली गई, डिफ्लेक्ट हुई नहीं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। जो हमारे सेकंड और थर्ड पॉइंट है उनसे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमने देखा कि बहुत की कम थी, कुछ थी जो कि डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल से, और बहुत ही कम थी जो कि डिफ्लेक्ट हुई 180 डिग्री से। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का वो सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने देखा ना जो सेंटर के पास की जो रेस थी, जो बिल्कुल सेंटर में गई थी, पहली बात तो वो 180 डिग्री से वापस आ गई। देन जो सेंटर के थोड़ा पास थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर के अंदर वो सेंटर में प्रेजेंट है, नॉन एज न्यूक्लियस, जो कि सही भी है क्योंकि हमें पता है कि एक एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल हैं और जो प्रोटॉन है हमारे, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव हमारा चार्ज जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, राइट। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है उसके दो पार्ट हैं, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अगर हम कलेक्टिवली एक टर्म बोले तो हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ बोले ना तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। दोनों चीजों में फर्क है, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस में, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की, सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। हमें ये तो पता चल गया कि देखो, हमारे पास एक इतना तो हमें पता है कि जो एटम है उसमें हमारे पास एक ऐसे, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के अंदर हमारे पास बीच में तो हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस के आसपास हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, जो कि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। और उन ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर नहीं है बट यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वैसे ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ऑर्बिट्स, वो इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऐसे, बट हम इनको सर्कुलर मानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच का पार्ट है ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पार्ट, और वहीं जो ये बाकी सारा जो स्पेस ये बच गया, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल के हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिले। सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ एटम पता चल गया, मतलब हमने जो रेडियस ऑफ एटम है हम उसको कैलकुलेट कर पाए। वो कैसे कैलकुलेट कर पाए, वो साइन मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली साथ में थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट देखा, उससे हमें रेडियस ऑफ एटम पता चल गया। हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को भी मेजर कर पाए। देखो रेडियस ऑफ एटम क्या था, अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसमें रेडियस ऑफ एटम तो हो गया जो बाहर का जो सर्कल है उससे लेकर के न्यूक्लियस तक, ये हमारा रेडियस ऑफ एटम है। वहीं अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसका जो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो रेडियस है न्यूक्लियस का, ठीक है, वो हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम दोनों चीज को कैलकुलेट कर पाए। रेडियस ऑफ एटम जो कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें अप्रोक्स 10.10 मीटर है, 10 की पावर -10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज R0 मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3, एक जिसमें हमारे पास R0 जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1.4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और जो ए है वो है हमारे पास मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास जो भी है उसको अगर हम उसका क्यूब रूट निकाल दें और उसको मल्टीप्लाई कर दे R0 की वैल्यू से, तो हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगी उस एटम की, ठीक है। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था जो कि हमने फॉर्मूला निकाला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। थर्ड हमें जो रिजल्ट मिला वो था दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल। ये जो थर्ड और फोर्थ वाला है ना, ये हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। जो थर्ड वाला है वो तो हमारे सिलेबस में मतलब दिया नहीं है, बट फिर भी हम इतना हमें पता होना चाहिए कि मतलब जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वो किस एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। उसका एक फॉर्मूला मिला हमें रदरफोर्ड के मॉडल से, जिसमें हमें जो फॉर्मूला है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है फिजिक्स में 12th में एटम वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं रदरफोर्ड मॉडल के? सबसे पहला ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उन्होंने ये तो बता दिया कि हमारा एक जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बता पाए। साथ ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी। क्यों? मान लो जैसे हमारे पास ये एटम था, ठीक है, हमें ये पता है कि एटम के बीच में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज जो है, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करेगा, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। बट अगर वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होएगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर जाएंगे, राइट। तो आप सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अंदर की तरफ जाने लगा, ऐसे धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से हिलके न्यूक्लियस तक जाएगा ऐसे, तो जो हमारा एटम है वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो कभी हमने ऐसा देखा है कि कहीं पे पेंसिल है, ठीक है, अब जो या हम इरेजर की बात करें, इरेजर में एटम होगा, हमें पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा।
क्या कभी हमने देखा है कि इरेजर रखी रखी अपने आप ही कोलैप्स हो गई या उसकी शेप अपने आप ही चेंज हो गई? नहीं। तो इसका मतलब ये जो मॉडल था, ये हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है ये भी हमारा काम नहीं किया, ये भी हमारे साइंटिस्ट ने खारिज कर दिया। तो यहाँ तक हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम बोहर मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।